तो दोस्तों, आज मेरा पहला पॉडकास्ट है, वो भी ऐसे महान व्यक्ति के साथ जिनके बारे में महान कहना तो मेरे गलत नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा और रियल में मैंने अभी उनको देखा तो सच में वो बहुत ही पोलाइट, और उनके बारे में जैसे मैंने जाना सच में वो रियल है और काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है। और साथ ही दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, गिव अप करना नहीं सीखा। तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कोई सरल इंसान भी जो कुछ नहीं कर सकता वो आज उन्होंने कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है प्रेरणादायी नामांकित व्यक्ति एडवोकेट मिस्टर कुणाल ठाकुर। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर कुणाल ठाकुर, वेलकम सर। वेरी मच वैशाली जी, आज बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। और आज ये पॉडकास्ट सिर्फ हमारी बीच की बात नहीं होने वाली, बट इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ट्राई करूँगा कि जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, इंटरनल और जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज है, जो प्योरिटी है गोवा के बारे में, वो आज हम कहाँ ना कहाँ डिस्कस करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी अभी जिस कारण हम ये पॉडकास्ट दे रहे, उस कारण मुझे लगता है सारे लोगों के जो मन में जो विचार है, विमर्श है गोवा के बारे में, वो कहाँ ना कहाँ सही तरह से वो सॉर्टेड हो जाएगा आज, ऐसे मुझे आशा रखता हूँ। यस सर, तो मैं भी इसी पॉडकास्ट थ्रू कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ? श्योर। यस, एक्चुअली सर हम गोवा टैक्सी के बारे में बहुत जानते हैं। मैंने सुना है कि गोवा टैक्सी में मतलब बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि अक्सर पर्यटक कहते हैं गोवा टैक्सी में एक बड़ा स्कैम है। एग्जैक्टली ये ऐसा क्यों कहते हैं, रीज़न क्या है, या ये सच है कि स्कैम है? इज़ इट रियल? मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ की है। यस। सबके लिए गोवा आना एक सपना है। अगर मेरी माने तो अगर एक इंसान कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहा है गोवा, उसको गोवा में आना मतलब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे आना। तो उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करके आता है, और प्लानिंग करता है आने की गोवा में, बट उसको गोवा के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। अभी मेन थिंग क्या है, हम यहाँ पे टूरिज़्म को कंपैरिजन नहीं कर सकते। गोवा का टूरिज़्म इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टूरिज़्म जो बाकी भारत भर में चालू है। गोवा में टूरिज़्म के साथ क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी भी जाती है। उसके हिसाब से मेन थिंग सेकंड थिंग क्या है कि टैक्सी के बारे में हम बोलेंगे तो हमें जो लोकल टूरिस्ट है, इंडियंस टूरिस्ट है, उसके साथ हमें इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी कैटर करना पड़ता है। तो उस कैटरिंग के हिसाब से हमें हमारे स्टैंडर्ड हम लो नहीं रख सकते, उस स्टैंडर्ड्स को हाई रखना ही है। अभी ऑन पॉइंट अगर मैं बोलूँगा तो अभी मैं अगर टैक्सी कौन सी भी टैक्सी दिल्ली में बुक कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनोवा टैक्सी बुक कर रहा हूँ। हम इनोवा टैक्सी जब दिल्ली में बुक करेंगे तो मुझे टैक्सी मिलेगी CNG वाली। हाँ। मेरे पास CNG यूज़ करते लोग। हाँ। ओके, सो CNG और मैं गोवा में वही इनोवा बुक करूँगा तो मुझे पेट्रोल की मिलेगी। अभी यहाँ पे मेन थिंग क्या है कि मैं कहाँ भी घूमने जा रहा हूँ। ओके, मेरा लगेज चलो 4-5 बैग्स का लगेज है। हाँ। मैंने CNG गाड़ी बुक कर दी। उसके बाद मैं एयरपोर्ट से आता हूँ, पहुँचता हूँ, CNG वाली गाड़ी आती है। मैं पहले ही डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। क्यों डिसअपॉइंट होता हूँ? बिकॉज गाड़ी में CNG में मेरा लगेज नहीं रख सकता हूँ, ऑन बोर्ड मेरा लगेज जा नहीं सकता है, मेरे साथ में और 6 लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे और एक टैक्सी बुक करना ही पड़ेगा। दिस इज़ अ मिसलेनियस अमाउंट। वही भी आप गोवा में देखो, फर्स्ट थिंग एक ब्रांड न्यू टैक्सी मिलेगी। गोवा में कोई 5 साल के ज़्यादा टैक्सी यूज़ नहीं करता है। कौन सी भी टैक्सी आपको 5 से 8 साल की मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पेट्रोल की टैक्सी आएगी। ओके, जहाँ पे आप अपने 6 लोग बिठा सकते हो, प्रॉपर अपना लगेज भी डाल सकते हो। सेकेंड थिंग, एजुकेशन। टैक्सी में भी लाइक जो टैक्सी ड्राइवर आपने बुक किया है वो आपको कितने अच्छे से समझ आ पाता है या समझ सकता है। देखो, जहाँ भी सिर्फ बात ये नहीं कि आप अपने डेस्टिनेशन पे लैंड हो गए और आपको दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना है। मेन बात क्या है, आपको जो सर्विस दे रहा है वो आपको कितने अच्छे से समझ सकता है। सेकेंड थिंग ये बात भी है कि गोवा में जो टैक्सी का प्राइस है और अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, मैं मानता हूँ कि स्लाइटली हाई है, नो डाउट अबाउट इट। बट हाई इसलिए है क्योंकि एक तो ये है कि परसेप्शन है कि अभी आप देखोगे कि गोवा में टैक्सी, अगर मैं जाता हूँ टैक्सी में
जी। मैं टैक्सी ऑक्यूपाई करूँगा 8 घंटे के लिए, हाँ। मैं आए पे आए घूमने के लिए। बट हमें मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे, मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे कि वहाँ पे लोग सिर्फ जाएंगे एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक। तो हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब वन साइड होगा 1 घंटे से 2 घंटे का होगा। राइट। पर गोवा में ऐसा नहीं है ना। आप मेरी टैक्सी लेते हो और आप बोलते हो मुझे नॉर्थ गोवा घूमना है, नॉर्थ गोवा घूमने के लिए 12 घंटा चाहिए। हाँ। हाँ, वही कैलकुलेशन अगर हम मुंबई करेंगे तो 1 घंटे में जो मैं गोवा में जो मैं 3 घंटे में कमाता हूँ वो जी। बंदा तो 1 घंटे में कमाता होगा हाँ। मुंबई में। यस। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। और ओवर मैं बहुत बार जाता हूँ मुंबई में, मुंबई पुणे दिल्ली चारों है मेरे रूट्स। सो वन थिंग कि एयरपोर्ट से अगर मुझे कौन से लोकेशन पर जाना है जो 10-15 किलोमीटर के आसपास है, वो लोकेशन भी मुझे आधे घंटे में पहुँचाते, 1 घंटे में पहुँचाते। हाँ। ही चार्जेस 1000 टू मी। और चलो मान के चलो अगर 25 रुपीज़ पर किलोमीटर भी पकड़ेंगे उस हिसाब से मुझे को 750 रुपया पे करना पड़ेगा एंड देन 18% GST। ओके, राइट। एज सिंपल एज दैट। यस। बट यहाँ पे आप देखोगे वो अमाउंट, देन यू डू मल्टीप्लिकेशन इंटू 12 आवर्स। ओके, 1000 इंटू 12 आवर्स, अमाउंट कितना आया? 12,000 रुपीज़। ओके, सो दिस इज़ अ परसेप्शन। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि गोवा का अगर हम टोपोग्राफी देखेंगे जी। तो गोवा स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट्स लाइक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया यू आर गोइंग South लाइक India, दैट। yes. सो सारी जो लोकेशन है वो स्ट्रेट लाइन्स में, ना कि ईस्ट और वेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। सो ट्रैवल में भी बहुत हमें मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मल्टीपल लोकेशन पे जाना पड़ता है। तो जो ड्राइविंग देखेंगे हम लोग तो कहाँ ना कहाँ जो व्हीकल यूज़ हो रहा है दिल्ली मुंबई में नहीं तो गोवा में, तो जी। सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सेम डिस्टेंस कवर करके भी हमारा टाइम उतना इन्वेस्ट हो रहा है तो उतना तो प्राइस मिलना ही चाहिए। सो बेसिकली कैलकुलेट करने के हिसाब से आई फील येस, आई एम नॉट सेइंग कि गोवा के टैक्सी एक्सपेंसिव नहीं है, मैं मानता हूँ एक्सपेंसिव है, बट कहाँ ना कहाँ एक 20 to 25%, नॉट मोर देन दैट। बट इसी नाम को स्कैम का ये किया जा रहा है, तो एग्जैक्टली स्कैम कौन कर रहा है? अब देखिए स्कैम सब देखिए कैसा है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग जो अपने आप में संतुष्ट है, जी। ओके, और दूसरे लोग है लाइक मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मतलब असंतुष्ट लोग टाइप के किस्म के लोग हैं जिनको कितना भी दोगे तो कम ही बोलेंगे। तो इस तरह के लोगों को मुझे लगता है कि उनके लिए स्कैम है। ओके। और भी बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में अभी हम राय नहीं रखेंगे जी सर। क्योंकि वो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा। एक टैक्सी के बारे में बोलने से हम नहीं बोल सकते कि गोवा इज़ एक्सपेंसिव। राइट। सेकेंड बात यही कि टैक्सी एक जो सर्विस है बहुत लाइक VIP सर्विस में मानता हूँ। गोवा में आपको ट्रेन ड्राइवर मिलते हैं, रेस्ट ड्राइविंग नहीं करते। हार्डली गोवा में कितने एक्सीडेंट होंगे जो टैक्सी ड्राइवर ने किए होंगे, ना के बराबर है। गोवा टैक्सी ड्राइवर्स आर एज गुड एज एजुकेटेड पीपल, दे कैन स्पीक नाइसली। वैसे सर एक क्वेश्चन है कि जैसे गोवा पुलिस के बारे में अगर हम बात करें और अदर तरीके की जैसे एक्सीडेंट रेशो आप बता सकते हैं कि कितना है गोवा में, और गोवा पुलिस के बारे में अगर क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है? एक्सीडेंट रेशियो के बारे में बताएंगे। एक्सीडेंट कब होते हैं? जी। जब इंसान को पेशेंस नहीं है। ओके, गोवा में लोगों को जाना जाता है उनके पेशेंस के लिए। वी कॉल द गोवन सुशेगात। सुशेगात का मतलब यही है कि हम लोग बहुत चिल्ड है, बहुत शांति वाले लोग हैं, हमें चल विचलता नहीं चाहिए, तो इसलिए बहुत स्मूथ चलाते हैं गाड़ी भी। स्पीड लिमिट जो लिखी है उसको हम ट्राई फॉलो करने का बहुत अच्छे से ट्राई करते हैं। एंड सेकेंड थिंग हमें देखा होगा कि बाकी के सिटीज़ में अगर फॉर एग्जांपल पेंजियम सिटी कॉरपोरेशन देखेंगे जो कि एक बड़ा कॉरपोरेशन है, बाकी के स्टेट को भी जो स्मॉल सिटीज़ इन इंडिया है उनको भी कहाँ ना कहाँ कंपेरिजन में डाल सकते हैं। तो जो हमारे गोवा में एक्सीडेंट होते हैं इट्स जस्ट लाइक 0.01%। ओके, सो दिस इज़ अ थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि गोवा में एक्सीडेंट नहीं होती, इसका कारण ये है कि गोवा में लाइसेंस देने की बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं। 2 बार 3 बार ट्रायल करने आना पड़ता है,
ट्रायल क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एग्ज़ाम दे दो, रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है। अभी Yes. रिटर्न एग्ज़ाम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी हम जा चुके हैं। बाद में टैक्सी वालों के लिए डिफरेंट लाइसन है, जो मोटर व्हीकल चले उनको डिफरेंट है, जो बाइक चले उसको डिफरेंट लाइसन है, स्कूटर वाले को डिफरेंट लाइसन है। सो रूल्स सेम टू सेम है इंडिया भर में, पर रूल्स को अच्छे से उनको कैटेगरी में फॉलो करना ये हमारा काम है, हमारा मकसद है। वो हमारे आरटीओ बहुत अच्छे से करे। सेकंड पॉइंट आपने जो उठाया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पुलिस। गोवा पुलिस मुझे लगता है कि बहुत शांत पुलिस है। ओके, मैं ये शांत पुलिस ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गोवा को इसलिए नहीं, पर मुझे लगता है कि बहुत शांत है, काम है, कूल है। उनको मतलब एक जो इंसानियत एक पुलिस में होनी चाहिए वो इंसानियत है। तो उस इंसानियत के बारे में आप ज़्यादा उनका फ़ायदा ना दे, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है पुलिस वाला बेचारे अकेला खड़े हैं, 2 पुलिस वाले खड़े, 5 लोग उसके सामने झगड़ रहे, कहीं ना कहीं ये गलत बात है। उसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। एज पर द रूल, मतलब जो भी है वो रूल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, है ना। हाँ, एक्चुअली एज वी सेड आर्ग्यूमेंट, मैं गोवा पुलिस को एक मेरे प्रोफेशन के लोगों की तरह देखता हूँ। So advocate and police in Goa as good as police is as good as advocate. तो उनसे आर्ग्यूमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोग आर्ग्यू करे उनका ही खाना का टाइम और पैसे वेस्ट हो रहे, बिकॉज आर्ग्यूमेंट करने से कुछ मुझे नहीं लगता है हल निकलेगा। क्योंकि रिजोल्यूशन रास्ते पे रिजोल्यूशन का रास्ता नहीं है। रास्ते पे हम लोग रिजोल्यूशन नहीं कर सकते, रास्ते पे डिस्कशन नहीं कर सकते, बिकॉज रास्ते पे मुझे नहीं लगता है कुछ हल होने वाला है। बिकॉज जो लोग गलती करते हैं वही लोग आर्ग्यू करते हैं। तो गलती आपसे हुई है तो उस गलती को भी आपको ही उसका जो भरपाना है वो छुटाना पड़ेगा। उस गलती को हम लोग अब ये मतलब नहीं दोहराना है। उस गलती को हम ऐसे नहीं बोल सकते ठीक कर दो, आपने गलती की है तो उसका आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। उसका भुगतान क्यों करते हो? क्योंकि आप फिर से वो रिपीट ना करें। और जो गोवा में फाइन्स है मतलब रैश ड्राइविंग के फाइन्स बहुत कम रखे इसलिए कि लोग उससे कुछ सीख सके, ना कि हमें उससे कुछ मुनाफा कमाना है। हमारे लिए गोवा में टूरिस्ट का, लोकल्स का बहुत एक उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, और उसी उपलब्धि को पाने के लिए हम लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। सेकंड, हमने ये भी देखा है कि पुलिस स्टेशन में लोग जाते हैं सारे कंप्लेंट्स देने के लिए, बट गोवा में सिर्फ पुलिस ही नहीं है जो कि सारी जुडिशन को देख रही है, सारी जो मतलब सारी एनफोर्समेंट को देख रही है। बहुत सारे ऑप्शन है। अगर टूरिस्ट के साथ कुछ गलत सीधा होता है, यू कैन गो टू गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट, उनसे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। वुमन्स हो गए तो ऐसे में आपको मैंने किसी वुमन के साथ कुछ हुआ, अत्याचार हुआ, तो उनको आप वुमन हेल्पलाइन नंबर है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाद में कोई पर्सनल डिसेबिलिटी है तो कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी है, एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी ऑफिस है, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज कोई बच्चा उसको कुछ दिक्कत आ गई है तो चाइल्ड हेल्प नंबर भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों के लिए गोवा में सुविधा है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको गोवा में एक स्पेशल डिपार्टमेंट ना हो। जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए भी हमने स्पेशल डिपार्टमेंट रखा है। तो ऐसा अगर हम देखेंगे सब कुछ मतलब एक दीवार पे लगाएंगे तो मुझे लगता है गोवा में दीवार बहुत बड़ी है और दीवार बहुत भरी हुई है, पर वो दीवार में भरने की जो वो दीवार को पढ़ने की जो इच्छा होनी चाहिए वो लोगों में होनी चाहिए, हमारे स्पेशली हमारे टूरिस्ट में होनी चाहिए। कि आप लोग चेक करो क्या है क्या नहीं है, बिकॉज गोवा इज़ नॉट ओनली अबाउट डीलिंग विद द गोवा पुलिस एंड विद द आरटीओ, इट इज़ ऑल बियॉन्ड दैट। इवन डिपार्टमेंट्स नहीं सुन रहे। स्पेशल एक डेस्कटॉप ही है सीएमओ का, उनसे भी आप शिकायत अपनी कर सकते हो। टूरिज़्म मिनिस्ट्री की भी एक डेस्कटॉप है, तो हर एक मिनिस्टर की अपनी एक हेल्प लाइन नंबर है, तो उनसे भी आप शिकायत करो। हमें मालूम चलना चाहिए कि गोवा में स्कैम हो रहा है। सर, अगला सवाल है मेरा, कोरोना से पहले और बाद में गोवा की स्थिति में क्या बदलाव है
और लोकल लोगों में और टूरिज़्म सेक्टर पर इसका कितना असर पड़ा है? जो कोरोना कोविड-19 हम बोल रहे जी। 2019 में स्टार्ट हुआ था यूरोपियन नेशंस में। हाँ, इंडिया में आते आते 2020 हो गए, राइट। करेक्ट। बट 2019 में हमारी कोरोना की तैयारी चालू थी कि घर से ना निकले, कोरोना मतलब होता क्या है। तो ऑलरेडी सेंसिटाइजेशन कोरोना के बारे में बहुत था लोगों में। जी। तो बेसिकली एक क्या था कि दो पर्सपेक्टिव है कोरोना के बारे में। एक पर्सपेक्टिव ये था कि जो गोवा में लोग हैं वो यस। गोवा में ही रहे, नहीं तो गोवा के बाहर जाए। ओके। सेकेंड ऑप्शन था कि अगर मैं गोवा में घूमने के लिए आता हूँ हाँ। तो मैं वहाँ पे स्टक हुआ तो क्या होगा। यस। ओके, सो बेसिकली जब प्रॉपर कोरोना इंडिया में स्टार्ट हुआ तब दो चीज़ें थे। हम यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि जो टूरिस्ट है वो गोवा में नहीं आए। मैं मानता हूँ बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, नहीं आए गोवा में। जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन पे हम खड़े नहीं उतरे, क्योंकि सब लोगों को अपनी ज़िंदगी प्यारी है। राइट। बिकॉज मैं गोवा में स्टक हो गया, मैं गोवा के बाहर नहीं जा सकता हूँ, तो हाँ। मैं कमाऊँगा नहीं तो खिलाऊँगा क्या अपने आप को। एग्जैक्टली। ओके, सेकेंड थिंग ये था कि गोवा में टूरिज़्म नहीं आई 2 साल उसमें, हम मानते हैं। बट सेकेंड थिंग ये था कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे उनको गोवा बहुत सेफ था, तो उन लोगों का इमिग्रेशन हुआ ही नहीं, बाहर वो तो गए ही नहीं। तो अच्छा। जितने भी आप टूरिस्ट देखोगे, यूक्रेन हो गए, रशियंस हो गए, देन यूरोपियन फॉर एग्जांपल इटालियन हो गए, जी। देन ब्रिटिश हो गए, और बहुत जर्मनी वाले, बहुत सारे गोवा में जर्मनी के लोग आते हैं। तो उनको गोवा सेफ लगा। गोवा सेफ क्यों लगा? बिकॉज उनके कंट्री में जाएंगे तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, काम नहीं थे उनके पास, या भी कम खर्चे में वो लोग ज़्यादा कुछ अपनी ज़िंदगी जी सकते थे। राइट। तो एक्चुअली मेरी माने तो मेरी राय यही है कि जो गोवा ने इतनी साल तक नहीं कमाया वो कोरोना में कमाया, क्योंकि कोरोना में विदाउट एनी एफर्ट्स ऑलरेडी बिजनेस सेट ही था। जी। सिर्फ क्या नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, और उसमें कोई डराई भी नहीं है। अगर कोरोना के टाइम पे भी अगर मेरे बिजनेस आमदनी बढ़ रही है, नहीं तो कांस्टेंट रह रही है, तो उस बारे में कोई मुझे नहीं लगता कोई एतराज़ किसी को होना चाहिए। कोरोना में इंडिया में सारे लोग सफ़र कर रहे थे, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। पर उसी दूसरी साइड में देखेंगे तो गोवा ऐसी एक स्टेट थी जो कोरोना में भी बहुत खुश थी। अच्छा। कोरोना केसेस बहुत कम थे। हाँ। और उसके बाद लोग अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे। यस। ओके, एंड मेन बात ये है कि गोवा ने जब बोला था कि हम हमारी बाउंड्रीज क्लोज करें, बाहर के लोग ना आए, तो उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे कि बाहर के लोग ना आए। पर हमने जब हाँ। लोगों को बुलाया आने के लिए, तो आप देख सकते हो ड्रास्टिकली कितने सारे केसेस बढ़ चुके थे। तो मैं ये मानता हूँ कि गोवा में टूरिज़्म के अलावा भी हम लोग बहुत पैथेटिकल हैं हमारे लोकल्स के बारे में, हमारे टूरिस्ट के बारे में। उन्हें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब के ऊपर हम लोग सब कुछ मार्जिनलाइज रख रहे थे। जी। तो आई थिंक फॉर गोवा कोरोना वॉज अ बेस्ट थिंग टू लर्न आउट ऑफ इट, कि Right. कम लोगों को किस तरह से हम केटर करें और कम लोगों को कैसे हम खुश रखें। बिकॉज गोवा डोंट वांट टू बी ओवर क्राउडेड। राइट। गोवा वांट टू बी विथ स्मॉल नंबर, catering small people and giving them a perfectionist. गोवा कभी भी एक इम्परफेक्ट स्टेट नहीं था टूरिज़्म के मामले में। गोवा बहुत कांस्टेंट था। बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा में टूरिज़्म स्टार्ट हुआ फ्रॉम द पोर्टुगीज एरा, तब से आज तक हम देखेंगे तो गोवा में ऐसा कोई भी साल नहीं गया हो जहाँ पे किसी ने बोला हो कि गोवा का टूरिज़्म बकवास था। अभी छोटी मोटी बातें कर रहे, स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दैट इज़ अ परफेक्ट परसेप्शन। वो परसेप्शन की बात है, क्योंकि हर कोई लोगों को हम खुश नहीं कर सकते, और हम इंसान हैं, इंसान कभी किसी से खुश हो ही नहीं सकता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़े लोग जो बातें कर रहे वो गोवा में फर्स्ट टाइम आए होंगे, नहीं तो सेकेंड टाइम रेगुलर नहीं आते होंगे। सेकेंड थिंग, जो लोग ये वीडियो शेयर कर रहे वो लोग कभी गोवा में आए ही नहीं है। बिकॉज ऐसे लोग ही शेयर करे वीडियो जिनको नॉलेज नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी गोवा एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, नाम बन चुका है, इसलिए वीडियोस यहाँ का जितना मैंने सोचा है कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स का ही मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोस देखा है कि गोवा में स्कैम है। जो भी हो, उन्होंने क्या फेस किया मुझे नहीं मालूम, सच कितना है झूठ कितना है, बट जो भी वीडियोस जा रहे हैं गोवा टूरिज़्म के रिगार्डिंग सब स्कैम किए जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई।
सी आई टेल यू वन थिंग, लाइक क्या होता है कि अच्छी बातें लोगों में जाने में बहुत टाइम लगता है, पर गलत बात आप कुछ भी बताओगे तो बहुत अच्छे से फैल जाती है। जी जितना कि फास्ट कोरोना फैल रहा था, कोरोना से 100 गुना ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल जाती है। जी आप कुछ अच्छी बातें करोगे गोवा के बारे में, कौन से भी टॉपिक पे, तो लोग उसको सोचेंगे समझेंगे फॉरवर्ड करने से पहले, और कुछ बुरा बताओगे तो कोई भी इजीली उसको फॉरवर्ड कर देगा, ये मैं मानता हूँ। सेकंड थिंग, जो इन्फ्लुएंसर है, जी इन्फ्लुएंसर दो तरह के होते हैं। एक इन्फ्लुएंसर होता है जो पॉजिटिव माइंडेड इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिसको रियलिटी दिखानी है। जी दूसरा जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको अपनी, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो अपनी खुद की इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं जी कि राइट मैं यहाँ पे Correct. सिर्फ ऐसा कुछ बोलूँगी, यहाँ पे बकवास करूँगी हाँ और जाऊँगी। सेकंड जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको चैलेंज करने वाले हैं। उनको सिर्फ ऐसा दिखाने कि हम लोग यहाँ पे कुछ मतलब मैटर क्रिएट कर देंगे और हम एक रात में फेमस हो जाएंगे। ये सिर्फ गोवा में नहीं चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, पर गोवा में सब कुछ ऑन रिकॉर्ड की बात है बिकॉज ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है गोवा में। तो Yes. उस हिसाब से कहाँ ना कहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी लग रहा है कि जो लोग अच्छे भी बोल रहे गोवा के बारे में वो भी आगे आना चाहिए, और जो गलत भी बोल रहे वो भी आगे आना चाहिए। तो गलत और सही की जो राय रखनी है वो सिर्फ सारे लोगों को ही रखनी है, ऐसा मैं मानता हूँ, और वही चल रही है अभी। तो जो लोग गोवा में नहीं आए, जो स्कैम मतलब जिनके उन लोगों ने सुने वीडियो, स्कैम देखे, स्कैम हो रहा है तो गोवा में, तो प्लीज़ गोवा में आइए, एक्सपीरियंस कीजिए। एक्सपीरियंस करने से पहले अच्छी अपनी स्टडी कीजिए, आप गोवा में कहाँ जाना चाहते हो। एक लोकल कोई गाइड पकड़िए, नहीं तो कोई जो लोग जो इंसान आपको गाइड कर सके, नहीं तो आप राय रख सके, और उस हिसाब से गोवा के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने इस पर कुछ करना चाहिए, इस पर कुछ रोक लगानी चाहिए या कोई एक्शन लेनी चाहिए? इसके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं? एनी सोल्यूशन? सी बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर है और जो लोग पॉलिटिकल माइंडेड है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी स्पोक्स पर्सन है जो कि अफवाह उठा रहा है, जी actually for them I think only one solution, we should start filing defamation case against them, राइट because you cannot just defame someone, and directly you cannot defame without any proof. Today we are talking about scam, ये scam हो रहा है, वो scam हो रहा है, but no one is showing proof. कोई कौन सा proof on paper proof नहीं दिखा रहा है यस exactly what is the scam about. इवन हाल ही में हमने भी एक डिफॉर्मेशन केस लड़ा, बहुत फेमस केस था, डिफॉर्मेशन केस लड़ा था। उस इन्फ्लुएंसर ने सॉरी बोला गोवा गवर्नमेंट से, स्पेशली टूरिज्म, गोवा टूरिज्म। सो इफ यू आर सेइंग सॉरी टू गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट, देन व्हाई दैट क्वेश्चन ऑफ रेजिंग सॉरी कम्स? राइट आप अपने साइड में अगर सही हो तो अपना मुद्दा रखो हमारे पास। इवन पुलिस हेल्प नहीं करी है, छोड़ दो, यू कैन गो टू द कोर्ट्स। करेक्ट हाँ, गोवा की कोर्ट नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाँ पर कोई कर नहीं रहा है ना। अभी इतने सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे स्कैम है, स्कैम, गोवा इज फुल ऑफ स्कैम। सो वाई डोंट दिस ऑल दिस इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाने वाले, उसमें पॉलिटिकल माइंडेड पीपल भी होंगे, अपना ग्रुप बना के क्लियर क्यों नहीं डाल देते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? वाई डोंट दे पुट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द कोर्ट सेइंग दैट गोवा इज स्कैम? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गोवा में आकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, जस्ट डिस्कस। सिर्फ स्कैम है ये कह के अगर हम बात को छोड़ दें तो ये सही नहीं है ना। I would say discussion would not work. You directly come to the police station and you complain Yes. about it. हमारी पुलिस स्टेशन है, देन टूरिज्म डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन नंबर है, हाँ वुमन पिंक पुलिस है, मतलब वुमन फोर्स है, ओके, चाइल्ड वेलफेयर है, राइट ओके। अगर पर्सन में डिजेबिलिटी जो टूरिस्ट है गोवा में तो जी। कमीशन ऑफ डिजेबिलिटी है। तो एक एक बंदे के लिए बहुत सारे ऑफिस है, हम सिर्फ गोवा में पुलिस के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो पुलिस वाला भी आपकी कंप्लेंट नहीं दे रहा है, यू कैन इवन आप टूरिज्म मिनिस्टर से भी अपना लेटर भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, ओके बिकॉज और कहाँ पे अनदेखी देखी होगी, तो गोवा में ईमेल्स और लेटर्स की अनदेखी कभी नहीं होती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आंसर कब आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही मिलेगा। जी पर मेन थिंग क्या है कि स्कैम हो रहा है, प्लीज़ हमारे सामने भी रहिए कि उस जो लोग स्कैम करे, उच्च विचार के जो लोग स्कैम करे,
और जिनकी नीति सही नहीं है उनकी नीति हम कहाँ ना कहाँ अच्छी करें, नहीं तो उनको हम गोवा से बाहर निकालें कि ऐसे स्कैम हो ना कर सके आगे। और ये अच्छी सीख होगी किसी ना किसी लोगों के लिए जो आने वाले समय में स्कैम करना चाहते। सर अगला सवाल है मेरा, गोवा के फूड के ऊपर है। जैसे गोवा का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है, आपका पसंदीदा गोवा डिश कौन सा है, ये बता सकते हैं? ऑफ कोर्स नो डाउट फिश। फिश? कौन सा भी अगर मतलब मच्छी कौन सी भी हो तो गोवा के लोगों को पहली चीज़ जो पसंद है वो फिश है। जी। हम गोवा वाले अगर मतलब एक वीक के 7 दिन है तो 7 दिन में 2 दिन छोड़ के 5 दिन हम लोग मछली खाते हैं। एंड तो फेवरेट आई थिंक किंग फिश। ओके। किंग फिश इज़ अ फेवरेट, प्रॉन्स ऑल्सो इवन। सो बेसिकली अभी आपने टॉपिक निकाला है डिश के बारे में, जी। तो मैं बताना चाहता हूँ गोवा में एक जो फूड इंडस्ट्री है बहुत एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, स्केलिंग Okay. बहुत अच्छे से हो रही है। जी। गोवा के फूड प्रोडक्ट्स है नॉट ओनली नेशंस वाइड बट इंटरनेशनल वाइज ऑल्सो बहुत पॉपुलर है। तो उस हिसाब से गोवा कुड बी द नेक्स्ट सेंटर फॉर फूड इंडस्ट्री। Okay. टूरिज़्म के बाद मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री अच्छे से स्केल कर पाएगी वो वो फूड इंडस्ट्री है। बिकॉज हम देखते हैं कि गोवा में ईच एंड एवरी जो रेस्टोरेंट है FSI के लाइसेंस है, सारे कॉम्परेशन ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे। आपको कहाँ पे मतलब इवन जो रोड साइड स्टॉल्स है उनमें भी आपको बहुत क्लीन एंड नीट आपको दिखेगा। यस, एंड आई कैन सी। सो इस बारे में भी चर्चा करना बहुत साहस है। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि गोवा का ऑथेंटिक खाना अब भी वैसा ही है जैसा पहले था, सेम टेस्ट? सी ऑथेंटिफिकेशन कम्स ऑन प्रेफरेंस। ओके। प्रेफरेंस देखिए लोगों के प्रेफरेंस बहुत डिफरेंट होते हैं। थोड़े लोग स्पाइसी खाना पसंद करते, थोड़े ना के बराबर खाते स्पाइसी, थोड़ों को थोड़ा कम चाहिए। बेसिकली अगर बोलेंगे तो गोवा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फर्स्ट लव मतलब खाने के बारे में तो फिश है। तो आई Yes. थिंक फिश जो डिशेज जो फिश की बन रही है जो पहले भी वैसी थी अभी भी वैसी है। जस्ट एक है जो डिश मतलब हम जब प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली उसको डिफरेंट टेक्सचर मिल चुका है प्रेजेंटेशन का, बट जो टेस्ट है वो सेम के सेम बराबर है। इवन द फिश कटिंग जैसे पहले करते थे अभी भी करते, कुछ डिफरेंट उसमें लॉजिक नहीं डाला है, कुछ डिफरेंट साइंस नहीं डाला हुआ है, जैसा था वैसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानता हूँ अपनी तरफ से कि जो खाना है उसको जितना सिंपल रह सके उतना रहना चाहिए। बिकॉज जो खाने का रियल टेस्ट है वो आना चाहिए। ओके। सो ये हम गोवा वाले मानते हैं कि खाना है उसको उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट उसमें रहना चाहिए, ना कि जो दूसरे हम बाकी के मेन इंग्रेडिएंट है उसका टेस्ट रहना चाहिए। बाकी के जो छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स है उनका टेस्ट ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर फ़िश प्रेफर कर रहा हूँ खाने में तो मुझे फ़िश का टेस्ट आना चाहिए, ना कि मसाले का टेस्ट आए। नाइस नाइस। सर गोवा के विकास के लिए आप कैसा देखते हैं, आपका नज़रिया क्या कहता है? जैसे लोकल लोगों के लिए कुछ नए अवसर होंगे या बिजनेस सेक्टर्स एंड ऑल? सो बेसिकली अगर हम गोवा के बारे में बात करें जी। तो गोवा एक 99% लोग यही बोलेंगे गोवा इज़ अ टूरिज़्म सेक्टर स्टेट। टूरिज़्म के ऊपर ही गोवा अभी डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली रियलिटी में गोवा कभी टूरिज़्म पे डिपेंडेंट नहीं था। गोवा का जो मतलब गोवा का जो मतलब हाई एंड जो परसेंटेज था नहीं है अभी भी है जो कि टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। और बाकी के सारे सेक्टर्स भी हैं उनको हम कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं कर सकते। जितने कि टूरिज़्म हमें इम्पोर्टेंट है, जो लार्ज क्वांटिटी परसेंटेज में बोल रहा हूँ वहाँ पे कम क्वांटिटी भी हमें बहुत एक इम्पोर्टेंस देती है। बिकॉज सब सही तरह से एक ऑप्शन होने चाहिए, ऑप्शन जनरेट होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन पे हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। और गोवा कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा है। आत्मनिर्भर एक राज्य है गोवा और वो राज्य आत्मनिर्भर रहना चाहिए, रहेगा और था है और अभी रहेगा आगे भी जाके। तो उस हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप हमारी प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स चालू कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम डाउन टू अर्थ एक पॉइंट देंगे तो एग्रीकल्चर हो गया। गोवा में एग्रीकल्चर हर एक कौन करता है। गोवा की 80% पॉपुलेशन प्रॉपर गोवंस है, वो एग्रीकल्चर करते हैं, ना कि उस एग्रीकल्चर को एक बिजनेस की तरह कन्वर्ट करने में, बट एज अ पैशन।
मैं खुद मेरे घर में भी हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो एग्रीकल्चर इरिट आता है वो हम 1 साल तक अपने आप के लिए यूज़ कर सकें। तो अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो हमें और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो इन अ डिफरेंट मैनर हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। सो एग्रीकल्चर का एक दो बेस्ट एग्जांपल दूँ तो एग्रीकल्चर में कैश्यू नट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हमारे गोवा के कैश्यू नट काजू जो हम उसको बोलते हैं, ना कि भारत भर बट विश्व भर बहुत प्रसिद्ध है। हमारे गोवा के कैश्यू नट को जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। गोवा के कैश्यू बाकी कैश्यू से बहुत डिफरेंट टेस्ट करते हैं। गोवा के कैश्यू ने इतना एनरिचमेंट है, इतने जो क्वालिटीज़ है, वैराइटीज़ भी बहुत सारे हैं, और जितना हमें उस कैश्यू नट से जितने भी प्रोटीन्स है फाइबर्स है जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी में मिल जाती है बाकी कंपेयर टू अदर कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स गोवा में एक बहुत कमर्शियल रोल प्ले करता है। यस सर। गोवा के कैश्यू नट्स एक मे बी 250 ग्राम का पैकेट 250 रुपीज़ में स्टार्ट होता है। Yes. तो होता है 3000 से 4000 तक भी जा सकता है, डिपेंड ऑन कौन से तरीके से कौन सी कैश्यू आप खरीदते हो। सेकेंड थिंग इज दैट गोवा कैश्यूज आर मेड प्योरली फ्रॉम ट्री, देन वी इट कम्स इन द पेन, मतलब अपने इसमें आग में वो झलस जाता है, उसमें डायरेक्ट पैकेट में आता है। सो देयर इज़ नो केमिकल्स, देयर इज़ नो प्रिजर्वेटिव्स एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग। गोवा के कैश्यू नट का जो स्टोरेज मतलब हम उसको स्टोर कर सकते हैं अराउंड 1 साल के लिए, 1 से 1.5 साल के स्टोर कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। सो बहुत ही इजी बिजनेस बन जाता है। Okay. तो गोवा का कैश्यू नट का बिजनेस और सीजनल बिजनेस है, बट सीजनल बिजनेस रियली टेक्स द बिजनेस एज इक्वल एज जो बिजनेस हम थ्रू आउट द ईयर कर सकें। Okay. जो जिसकी कमाई थ्रू आउट द ईयर हम मतलब कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली उस बिजनेस के ऊपर डिपेंड रह सके। सेकेंड थिंग, दूसरा एग्जांपल दे तो राइस फ्रॉम गोवा। ओके, उसमें बहुत कमर्शियल मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है पेन्नियम तालुका जो कि नॉर्थ गोवा में है। Okay. तो 80% जो 80 मे बी 60% जो इरिट आती है जो पेन्नियम तालुका से आती है। तो गोवा के राइस भी इतने फाइन है, बहुत अच्छा टेस्ट है उनका। हाँ. उसकी बहुत सारी मार्केट में वैल्यू है। Yes. ओके, देखा है. गोवा काजू फेनी। Yes. ओके, सो एक एग्रीकल्चर हो गया, तो एग्रीकल्चर में भी एड ऑन्स है बहुत सारे। सेकेंड थिंग, इंडस्ट्रीज विद मेडिसिन। इंडिया का जो सबसे पहला प्रॉपर मेडिसिन का जो इंडस्ट्री लगा था तो गोवा में बना था। अच्छा. ओके, सो बिफोर इन द मतलब पोर्टुगीज एरा में। हाँ. तो गोवा में हम जब देखेंगे मतलब इंडस्ट्रीज विद मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन गोवा में प्रोड्यूस होती है। ऑन फनी पार्टीज, नॉट फनी, इसको फनी नहीं बोलूँगा, बट बहुत गर्व के साथ कहता हूँ ये मेडिसिन गोवा के बाहर ही जाई जाती है। Wow. ओके, सो Really nice. ऐसी थोड़ी फाइन मेडिसिन है जो गोवा में बनती है, गोवा के बाहर डायरेक्ट हो जाती है। और उसका मेन कारण ये है कि गोवा में आपको जो स्किल वर्कर्स है, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेटअप का इजी टू सेटअप, जो कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्री इन मेडिसिन, और एक सेंसिटाइजेशन है। गोवा में आप देख सकते हो बहुत सारे नामांकित डॉक्टर्स हैं। जी. तो जिस तरह से डेवलपमेंट होता रहेगा उस नज़रिए से ये जो चीज़ें हैं वो साइड बाय साइड होती रहेगी। Okay. तो सेक्टर्स, मेडिकल सेक्टर्स बहुत अपग्रेड हो चुका है, बहुत सारे एडवांस हो रहे हैं, जी. और उसके साथ में मतलब जो क्वालिटी भी है वो भी अच्छी बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि आई थिंक इन मेडिसिन गोवा इतना छोटा राज्य होके भी बहुत बड़ी स्केल कर रहा है। मुझे इस पर बहुत गर्व है। सेकेंड एस्पेक्ट हम देखेंगे फूड इंडस्ट्री से। फूड इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी कर रही है काम, गोवा में बहुत अच्छे से स्केल कर सकती है। वाई? बिकॉज गोवा में सिर्फ गोवन फूड नहीं मिलेगा, आपको सारे मतलब दुनिया भर के खाने का जायका आपको मिलेगा। जो इटालियन हो, चाइनीज़ हो, ओके, तो थाई हो। तो मेन थिंग क्या है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिल रही है? क्योंकि न्यू लोग आना चाहते हैं गोवा में, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट वर्क होता है तभी स्केल होता है। Right. ओके,
तो अभी फिर से उसी पॉइंट पे फिर से दोहराना चाहूँगा, अगर गोवा में स्कैम हो रहा है तो स्केल भी क्यों हो रहा है? गोवा इज स्केलिंग आफ्टर इतने सारे स्कैम के पोस्टर छिपवा के गलत इन्फॉर्मेशन गलत जानकारी देने के बाद भी गोवा इतना लोगों को प्रिय क्यों है? हाँ तो इसी बात पे हम समझ सकते हैं। सेकेंड थिंग, गोवा में माइनिंग भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गोवा के लिए। गोवा में एक मतलब एक गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का एक गिफ्ट बोलूँगा उसको, कि गोवा में माइनिंग के आधारित बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। अराउंड जी। 40% पॉपुलेशन गोवा के माइनिंग के डिपेंडेंट माइनिंग है। के ऊपर। अभी माइनिंग में थोड़ा सा बदलाव आया है क्योंकि थोड़े सुप्रीम कोर्ट्स के हमारे आदेश थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश थे कि माइनिंग को अभी थोड़ा बंद कीजिएगा। तो इफ़ेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, इफ़ेक्ट है, बट उसको हम सस्टेनेबिलिटी से कैसे माइनिंग को कर सकें, ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है माइनिंग। तो माइनिंग स्लोली हो जाएगा, स्टडीली हो जाएगा और सस्टेनेबली हो जाएगा। तो जो एक्सेसिव हो रहा था वो कहाँ ना कहाँ कम होकर अभी सस्टेनेबिलिटी की तरह बढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड, और एक वाटर इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री। यस। गोवा में शिपिंग इंडस्ट्री, गोवा शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाँ इंडिया हाँ। की सबसे पहली शिपिंग इंडस्ट्री जो शिप बनाती है। तो ऑल मीन्स जितने भी मोटर्स हैं, मोटर्स फॉर द शिप्स, नहीं तो बॉडी बिल्डिंग ऑफ द शिप, तो गोवा में बनती है, बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी की बनती है। एंड मेन थिंग वही है, सो इंटर रिलेटेड चीज़ें सब कुछ जी। एक दूसरे से कनेक्टेड है। गोवा में शिप क्यों बन रहे थे? क्योंकि हमें हमारी माइनिंग और शिप में जाके दूसरे कंट्री को हमें उसको बेच देनी थी, डिलीवर करनी थी, ओके। सप्लाई चेन। तो एक सप्लाई चेन रेडी हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। राइट। उसमें अगर हम देखेंगे तो टूरिज़्म कहाँ पे भी कनेक्टेड नहीं है। नहीं। टूरिज़्म एक साइड में एक अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस चल रहा है, जी। तो उसके साथ जो बाकी के जो बिजनेसेस है गोवा में हम कैरी कर रहे हैं वो एक्चुअली एक चेन में चल रहे हैं, सब मुझे लगता है। ओके। सेकेंड थिंग, गोवा में मुझे ऐसा लगता है कि गोवा इज़ अ हब इन इंडिया टू डू स्टार्टअप्स। ओके। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि लोगों को, किसी को गोवा में आके कंस्ट्रक्शन करना है, जी। एंड गोवा अभी एक होम टू सेकेंड होम हो गया है कौन से भी मिडिल क्लास नहीं तो हाई क्लास प्रोफाइल के लिए, कि गोवा में मेरा एक दूसरा घर होना चाहिए। हाँ। क्यों होना चाहिए? इट्स बिकॉज गोवा गिव्स यू ऑल द नीडेड फैसिलिटी एट वेरी लो कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम, बिल्स बहुत कम आते, ना के बराबर आते। हाँ। वाटर 2400 घंटे होता है, 7 दिन मिलता है, बिल भी बहुत कम आता है। बाकी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, वायरलेस कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। यस। आपने देखा होगा स्कैम के वीडियो में बहुत 2-3 चीज़ें कॉमन होगी। एक होगा लड़कियों के बारे में, जी। ओके। सेकेंड होगा ड्रग्स के बारे में। यस। थर्ड होगा कैसीनोस के बारे में, और मे बी गैमलिंग के बारे में। Yes. ओके, गैमलिंग, गर्ल्स एंड ड्रग्स, ये 3 चीज़ें तो इलीगल ही है ना। तो इलीगल चीज़ें आप कर रही हो तो उसका मतलब यही ना कि आप ही लीगल नहीं हो ना। तो इलीगल चीज़ों को स्कैम बोलना बहुत बड़ी गलती है। फिर भी आप इलीगल चीज़ों के पास जाना चाहते हो, फिर आपको वहाँ के जड़ में जाना है, तो आप अकेले मत जाइए, हमें बताइए, हम भी आपके साथ आएंगे और हम इस जड़ को ही मिटा डालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अभी कोई नहीं आ रहा है क्योंकि सब लोगों को हीरो बनना है, और हीरो बनने के चक्कर में मुझे लगता है वो लोग अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, और उस टाइम ज़ाया करने के बाद भी उनको कुछ उपलब्धि मिल नहीं पाती है, बिकॉज लोगों के लिए आप गलत रहोगे। मुझे लगता है कि आपके जो चीज़ें मतलब एक पर्सपेक्टिव बन चुका है, जो चीज़ें इंडिया में इलीगल है वो गोवा में लीगल है, जो कि ना के बराबर है। बहुत झूठ, जो भी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है वो झूठ दे रहा है। हमने कहाँ पे भी नहीं बोला है कि प्रोस्टिट्यूट इन इंडिया इन गोवा इज लीगल, कहाँ पे बताया हमने? नहीं। और कभी बताएंगे भी नहीं। ये सिर्फ अभी क्या है कि एक फेक अफवाह चल रही है। फेक अफवाह, जो लोग फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन कभी किसी के पास पहुँचती नहीं है। हाँ। पर फेक इन्फॉर्मेशन इंडिया में बहुत फास्ट चल जाती है, बहुत फास्ट चल जाती है, ये चीज़ एग्री। तो और उसी को फॉलो किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें। स्टैम्पेड, इतने सारे इंडिया में स्टैम्पेड होते हैं, क्यों होते हैं? स्टैम्पेड का कारण क्या है?
फॉल्स इन्फॉर्मेशन जनरेट्स फास्ट, और उसी के कारण कहाँ ना कहाँ इंडिया थोड़ा सा पीछे चल रहा है। बिकॉज हम लोग अपने आप से जज नहीं कर पाते सिचुएशन को, हम दूसरों को राह देखते हैं कि कोई बंदा हमें गलत सही बताएगा, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि हाँ भाई यही तू बोल रहा था, तू गलत है, तू सही है। ओके। सो बेसिकली सारे जो दर्शक आज हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने आप से सब कुछ स्टडी कीजिएगा। हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, गोवा टूरिज्म की वेबसाइट है। देन गोवा, अगर आप प्ले स्टोर पे नहीं तो एप्पल स्टोर पे डालोगे गोवा करके, बहुत सारे ऐप्स है, उसके बाद उससे आप एक्सप्लोर करो। गोवा इज़ नॉट ऑल अबाउट यस। बागा एंड कलंगुट। ओके। गोवा इज़ नॉट ओन, गोवा में सिर्फ 2 ही बीचेस नहीं है, बीचेस में ऑप्शंस बहुत सारे। इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस। कोई कपल्स है तो दे कैन कम टू आलमपुर बीच, बेटर बातिम बीच हमारे साउथ गोवा में बहुत अच्छा एक बीच है, डोना पावला है, मिरामार है। पर इन सारे जगह पे लोग जाना नहीं चाहते बिकॉज लोगों को एक्सप्लोर करना ही नहीं है, बिकॉज लोग सिर्फ एक्साइटेड है बागा कलंगुट के बारे में। यस। पर जैसे मैंने बोला है, गोवा इज़ अ वन टाइम डेस्टिनेशन। किसी भी भारतीय के लिए गोवा में एक बार आने के बाद दूसरी बार आना नहीं चाहिए। फिर उसको ऐसे लगता है कि मैंने बागा कलंगुट में जाके कुछ किया ही नहीं है, पर आप गए हो गलत जगह पे ना। राइट। अगर बंदा स्पिरिचुअलिटी करता है, स्पिरिचुअल बंदा है, गोवा कलंगुट में रेव पार्टी करके क्या करेगा? हाँ। उसको तो साउथ गोवा में आना चाहिए, आगोंडा बीच है। हाँ। ओके। जिस बंदे को योगा सीखनी है वो मोरजी आ सकता है, आलमपुर आ सकता है। हाँ। ओके। जो बंदा फॉरेस्ट लवर है उसको फॉरेस्ट एरिया में जाना चाहिए ना। गोवा में Yes. बहुत सारी फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। ओके। सांगे में एक अच्छा इंस्पिरेशनल साइट है, तो वो कभी कोई चेक नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो माननीय जो मेहमान हैं उन्होंने पहले अपनी राहें पहले रखनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए गोवा में। आपको सिर्फ 2 दिन पार्टी करके जाना है घर पे, आपको अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड करना है, क्या आपको एक मतलब प्रॉपर नेचर चाहिए, आपको एक मतलब कुछ हटके करना है, वाटर स्पोर्ट्स करना है, नहीं तो मतलब कुछ एडवेंचरस करना है, अपनी अपनी यादें बनानी है, तो वो कोई सोचना नहीं है। यस। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ गोवा सुनना है बस। हाँ, गोवा जाना है, करना क्या है डोंट नो। अभी गोवा, गो विद द फ्लो। हाँ, गोवा ऐसा जगह बन चुका है। यस। न्यूयॉर्क का एफिल टावर, और गोवा में आना इज इक्वल टू एक सेल्फी खींचना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालना, हाँ। 1000-2000 लाइक्स मिलना हुआ। आई थिंक मुझे ये लगता है कि गोवा में सिर्फ लोग इतना खर्चा करने के लिए आते ओनली टू शो ऑफ, राइट। देन वेदर यू नो लाइक शोइंग कि व्हाट इज़ गोवा ऑल अबाउट। मुझे ये नहीं बताना कि आप गोवा के बारे में बताओ, आप अच्छे से इंजॉय करो और गोवा में अच्छी से आपकी यादें आपके दिल में देखे ताज़ा करके लेके जाओ, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज गोवा में सब लोगों को फिर से आना पसंद नहीं होगा, किसी को नहीं, गोवा के बारे में नहीं। हम लोग अगर एक किसी जगह पे गए तो दूसरी बार नहीं जाएंगे ना, तो सेम बात है। तो गोवा में जितना कुछ हो सके अच्छे से करो और मेक अ प्रॉपर स्टडी कि हम कहाँ जाएंगे और हम कैसे हमारी यादगार विजिट बनाएंगे। एंड आइटनरी के साथ सारी चीजें करनी Yes, चाहिए। itinerary plays a crucial role, and it will work. यस सर, जैसे कि अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा के पे सवाल उठता है गोवा में कोई भी विज़िट करता है। जैसे कहते हैं गोवा में हम लड़कियों को भेजेंगे, उनकी सुरक्षा का क्या, उसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे आप? मेन बात यह है कि जी। लड़कियां अपने आप को कितनी सुरक्षा दे पाती है, ओके। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सी इस लाइक कि गोवा में अभी आप आए, हाँ। ओके, 4 लोग आए। इट्स नॉट डेट कि गोवा सिर्फ सुरक्षा के मामले में सिर्फ गर्ल्स को सुरक्षा देगा, बॉयज़ को नहीं देगा। बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। गोवा इज़ नॉट अ फेमिनिज्म स्टेट, दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे। गोवा मामले में बहुत सेफ है वुमेंस के मामले में, बिकॉज हम अगर स्टैटिस्टिक्स अगर गोवा में लोकल वुमेंस की निकालेंगे तो सबसे स्टेट सेफ है इंडिया में गोवा है।
आपने देखा होगा कितने केसेस आते, कुछ नहीं आते। हम्म, ऐसा नहीं कि हम केसेस दबा के रख रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ओके। बहुत सेफ है गोवा, बहुत एंड टू एंड डिसिप्लिन चल रहा है गोवा में प्रॉपर वुमन फोर्स है पुलिस की जो निगरानी करती है वुमन के बारे में। सेकेंड थिंग, इट्स ऑल अबाउट कि योर पर्सपेक्टिव आपका मायने रखता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। करेक्ट नो? ऐसा नहीं है कि गोवा इज़ नॉट ओनली सेफ और गोवा इज़ नॉट ओनली अनसेफ। राइट, कहाँ पे भी जाओ कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। राइट, बट आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई राय नहीं है कि गोवा बहुत सेफ है। आज तक आपने देखा होगा गोवा में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस ही आते हैं। हाँ, देखा होगा, बहुत सारी बात देखा होगा आपने। यस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हार्डली जाएंगे तो एक साल में कहाँ पे 1-2 कंप्लेंट्स होंगे हाई टू हाई एंड। तो बहुत न्यूट्रल मामला है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि गोवा सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होना चाहिए, सब लोगों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। तो सब लोग सुरक्षित हैं, आप गोवा में एंजॉय करोगे, वापस लौट जाओगे। यस। हम्म? और कहाँ जा रहे हैं लोकेशन वो? हाँ, कहाँ जा रहे हैं उसके। और मेन थिंग स्टैंड बाय आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आप अंजना बीच पे जा रहे हो, जी, तो अंजना बीच पे आपको किसको कॉल करना है अगर आप कुछ दुविधा में पड़ गए तो। हाँ, दुविधा इज़ नॉट ओनली रैगिंग। जब आप महिलाओं के बारे में पूछते हो, सारी महिला जो मेरा वीडियो देखती होगी उनको जी। सिर्फ लगता होगा दुविधा मतलब रैगिंग हो रही है मेरे साथ। ओके, Yes. नहीं तो मुझे कोई तंग कर रहा है, छेड़ रहा है मुझे। जी, तो वो छोड़ के भी बहुत सारी दुविधा आ सकती है। राइट, आप रास्ता खो सकते हो, आपके हाँ। पास गाड़ी नहीं होगी जाने Yes. के लिए, गाड़ी बंद पड़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, आप कहाँ भी भटक भी सकते हो। तो उसके लिए स्टैंड बाय आपको कॉन्टेक्ट अपने होने चाहिए। और मेन बात ये कि हर एक वेबसाइट गोवा गवर्नमेंट की 24/7 ओपन है। सारे नंबर्स आपको ऑन गूगल मिल जाएंगे। पुलिस स्टेशन का हो, इंस्पेक्टर का नंबर हो, एसपी का नंबर हो, डीजीपी का नंबर हो, तो एंड रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, पॉजिटिव जी। रिस्पांस आता है। तो फॉर मी मुझे ऐसा लगता है, दो आई एम नॉट अ वुमन, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी महिला मेरे आसपास है बहुत सेफ फील करिए और बहुत अच्छे से रह रही है गोवा में। ओके, नाइस सर, नाइस। सर, वन मोर क्वेश्चन। जैसे भारत भर में इतने दिव्यांगजन हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, पैसा सब कुछ है, और आने के लिए भी गोवा में बहुत बार वो सोचा करते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं एग्जैक्टली वो कैसे मतलब आए यहाँ तक के। तो क्या सोल्यूशन है, क्या राय दे सकते हैं इसके बारे में आप? वो कैसे आए? बेसिकली गोवा दिव्यांगजन के बारे में बहुत जी, सरलता से ध्यान रख रहा है। गोवा एक ऐसा राज्य है जो बहुत सेंसिटाइज है ओके, पर्सनल डिजेबिलिटी के लिए। आप देखोगे कि गोवा में जितने भी पर्सनल डिजेबिलिटी है छाती ठोक के बोल रहे कि मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं गोवा में मेरा जन्म हुआ है। बिकॉज गोवा में पर्सनल डिजेबिलिटी, ट्रांसजेंडर और ओल्ड एज पीपल, इनके लिए हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। इनके लिए हम कुछ भी कौन से भी हद तक करने के लिए तैयार है। ओके, बेसिकली गोवा में कोई भी पर्सनल डिजेबिलिटी आना चाहता है, हाँ, जैसे आपने बताया कि उसके बाद सारी फैसिलिटीज़ वो अपने आप के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, पर राइट, करे तो कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो बेसिकली गोवा में हमारा टूरिज़्म मतलब डिपार्टमेंट है, कमीशन ऑफ डिजेबिलिटीज़, नहीं तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ डिजेबिलिटी। उनसे आप एक बार अपना संपर्क साझा कर सकते हो, उनको बता सकते हो मैं गोवा में आना चाहता हूँ। जी, तो गोवा में जब आएंगे तो उनको क्या लगेगा, एक केयर टेकर लगेगा, हाँ, करे तो Yes. केयर टेकर का हम लोग नंबर पास ऑन कर सकते हैं। अच्छा, वही केयर टेकर आएगा, आपको एयरपोर्ट नहीं तो रेलवे स्टेशन जो भी होगा वहाँ से आपको पिकअप करेगा, आपको होटल तक लेके जाएगा। वही केयर टेकर आपको बताएगा कौन सा होटल आपके लिए एक्सेसिबल है, कौन से रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात है गोवा के बारे में, गोवा टूरिज़्म के बारे में, कि जब हम किसी भी नए प्रॉपर्टी को अप्रूवल देते तो हम इतना श्योर करते कि उस प्रॉपर्टी में रैम और लिफ्ट हो कि दिव्यांगजन सारे लोगों को जा सके। गोवा जी। में हम डिजेबिलिटी, पर्सनल डिजेबिलिटी PWDS के लिए बहुत एम्पैथी दिखाते, सिंपैथी नहीं दिखाते, एम्पैथी जी। दिखाते। हमें चाहिए कि उनका भी इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए।
तो Correct. उसी बारे में हम इसमें ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करें। आज अपने भी गोवा में आप आए हो, ऑफकोर्स जी। मैं स्वागत करता हूँ। आज आप मेरे साथ 2 दिन हो गए घूम रहे हो, जी सर। आपको यहाँ पे कहा लगा कि मुझे कौन सी दिक्कत आई? नो सर। ओके, मैं तो नहीं। गोवा का ही हूँ, मैं तो ना ही बोलूँगा, और आप मेरे साथ घूमिए, कौन सी दिक्कत आई? नहीं। नहीं आई। नहीं सर। तो उसी हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ कि गोवा बहुत एक्सेसिबल है टूरिज्म, मतलब 100% एक्सेसिबल नहीं बोल सकता हूँ, जी। बट हद तक बहुत एक्सेसिबल है। तो जो मतलब गोवा में आना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं गोवा में जाकर डिसअपॉइंट होगा। मुझे नहीं लगता कि आप डिसअपॉइंट होंगे, आप इंजॉय करेंगे, बिकॉज बहुत सारे गोवा में क्लब्स है, पार्टी प्लेस है जो एक्सेसिबल है। जी। बहुत सारे होटल्स हो गए, रिजॉर्ट हो गए, अराउंड गोवा में 180 होटल्स एंड रिजॉर्ट एक्सेसिबल है पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए। सेंसिटाइज स्टाफ है, क्लब्स भी बहुत सारे हैं, पार्टी प्लेसेस है। बाद में किसी को अगर गोवा एक्चुअली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर योगा, अगर आपको योगा फिजियोथेरेपी के लिए बहुत ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट इंटरनेशनल नेशनल लेवल के आते हैं, तो मेडिसिन के मामले में भी वो बहुत सस्ता है गोवा और अच्छा भी है। तो आई थिंक पर्सनल डिसेबिलिटी का हम लोग तय दिल से स्वागत करते हैं, उन्होंने आना चाहिए। बहुत सारे दिव्यांगजन मुझे भी कांटेक्ट करते हैं, तो जो भी दिव्यांगजन अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं जी। वो मुझे प्राइवेट DM भी कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, तो उनको मैं भी कुछ हद तक गाइड कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग, आपकी वीडियो के माध्यम से एक शॉर्ट मैसेज देना चाहूँगा जी। कि अक्टूबर महीने में गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट होने वाला है। ओके। ओके, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट एक ऐसा फेस्टिवल है जो अंडर लीडरशिप ऑफ गोवा गवर्नमेंट, अंडर CM, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर और हमारे कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी के अंडर एक स्पेशल 3 दिन का इवेंट होने वाला है सिर्फ पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए, जिसमें सिर्फ पर्सनल डिसेबिलिटी आ सके। पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए फेस्टिवल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें म्यूज़िक होगा, उसमें ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मेडिसिन के बारे में, मेडिकल के बारे में, सेंसिटाइजेशन, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो 3-4 दिन चलेगी। तो मैं सारे जो भारत भर के दिव्यांगजन हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप गोवा में आए, और इस फेस्टिवल के मतलब फेस्टिवल के रीज़न के लिए एक रीज़न होना चाहिए गोवा में आने का। तो दिव्यांगजन के लिए एक अच्छा रीज़न है, अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो बोल सके घर में कि मुझे इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के लिए जाना है, इसलिए मैं गोवा आना चाहता हूँ। तो Okay. फेस्टिवल भी इंजॉय करेंगे वो लोग, और उसके साथ गोवा भी घूमना हो जाएगा। बिकॉज गोवा में ऑलरेडी मैं यहाँ के लोकल हूँ गोवा में, तो गोवा में ऑलरेडी अराउंड आराम से करके 5 दिन आप गोवा में रहते हो, तो 50-60 जगह तो आप इजीली देख सकते हो। ठीक है। इजीली 100% एक्सेसिबल है। यस। तो उस 50-60 एक्सेसिबिलिटी के इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी इंटरनेट पे अपलोडेड है, आप रिसर्च कीजिएगा और गोवा में आपका स्वागत है। यस सर। सर जैसे कि हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है अभी, है ना, तो उनके लिए मोटिवेशनल क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मोटिवेशनल मैसेज यही रहेगा कि गोवा में आइए, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। बिकॉज गोवा में आने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए। बहुत सारे मेम्स में हमने देखा होगा कि जब गोवा की बात आती है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बच्चों को गोवा में जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेरेंट्स को खुला बताना चाहिए मैं गोवा में जा रहा हूँ, बिकॉज गोवा इज मच बियॉन्ड जो हम 3 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। तो गोवा में बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस करनी है। सेकेंड थिंग, एक मोटिवेशन ये है कि आप अपनी जो यादें हैं यहाँ से अच्छी यादें लेके जाए, बुरा कुछ होता नहीं, आप करने के लिए भी ना जाए। एंड थर्डली ये होगा कि दूसरों को मोटिवेट कीजिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँची है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप वो दूसरों के साथ शेयर करें, तभी अच्छे से एक कैटेगराइज सेंसिटाइजेशन हो सकता है टूरिज़्म के बारे में। ना कि विद हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग सारी बकवास जो चीज़ें, मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, उस बारे में कॉन्सेंट्रेट करें। एंड एक्चुअली ओवरऑल गोवा इज़ मस्ट, पहले लोग कहते थे कि गोवा में गए मतलब सारा दुनिया देख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वही है, तो गोवा में आओ, सारी दुनिया देखो। आई थिंक ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच।